चलिए डियर लर्नर्स, तो यहाँ से हम देखते हैं अब आपका बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो, अब एक बात समझो, पहले तो हम बोहर का तो मॉडल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम का पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का बताएगा, फिर हम उसमें फिर थोड़ा सा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे बोहर मॉडल में, और फिर हम सभी एटम के लिए समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम में मतलब क्या है कि जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक आपका उसमें न्यूट्रॉन वगैरह है, और वो जो उसमें एक न्यूक्लियस वगैरह है, एक सेल वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, तो बोहर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसको हम जरा समझते हैं, एक एक लाइन को जरा देखते हैं। देखिए, तो लिखा है कि जो नील बोहर है 1930 में 13 में वॉज द फर्स्ट थे जो कि एक्सप्लेन कर पाए थे क्या, क्वांटिटेटिवली जनरल फीचर किसके, एक किसी स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन एटम का। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे कि सर अभी तो हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम का हमने स्पेक्ट्रम देखी थी, लाइन स्पेक्ट्रम देखा था, इतनी सारी डिस्कस चीज़ें कर ली थी, तो अब एकदम से फिर हम क्यों हाइड्रोजन एटम को पढ़ने लगे। देखिए, रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो लाइन स्पेक्ट्रम निकल के आ रही थी, तो हाइड्रोजन एटम का वो हमको ओवरऑल ये बता रहे थे कि वो किस किस तरह की वेवलेंथ निकाल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अभी तक किसी ने हमें ये नहीं बोला है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर किस तरह से सेल है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ना भैया, एक न्यूक्लियस है, सेल है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे सेल में ऐसा। तो ये सेल वाला कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था लोगों को। वो यहाँ तक कि लाइन कंसेप्ट में भी पूरी पूरी तरीके से जो हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे भी सेल का इतना सारा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं था, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है, कैसे एनर्जी दे रहा है वो। तो उसका क्वांटिटेटिवली मतलब कि मतलब जो हम मेजर कर पाए उस तरीके से जो है बोहर सबसे पहले ला के हमको देते हैं ये। ठीक है, आगे देखो अब, और उसका जो स्पेक्ट्रम है उसको बेसिस मान के, मतलब कि जो स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का और जो स्पेक्ट्रम वो निकाल रहा है, तो उसको क्वांटिटेटिवली मतलब उसको मेजर हम कर पाए इस तरीके से पहली बार ये हमको एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए वो करते ये हैं कि जो हमने प्लैंक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि भाई एक आपका क्या होता है वहाँ पे क्वांटाइजेशन होता है। आप क्वांटाइजेशन मतलब कि जो चंक में एनर्जी निकलती है ना, कि डिस्क्रीट फेनोमेना में भैया, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मतलब कुछ फिर एनर्जी निकली, कुछ फिर एनर्जी निकली, और इसी चीज़ को फर्दर जो आइंस्टीन ने क्या कहा था, वो फोटोन निकलते हैं। तो इसी चीज़ को जो है उन्होंने, नील बोहर ने एक प्लैंक्स का जो कॉन्सेप्ट था, उसी जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, उसको जो है अपना बेसिस मानते हुए, है ना, दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब जो बोहर ने अपनी थ्योरी दी थी वो क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं थी, मतलब जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं हद तक हमको ये क्या करती है, कुछ कुछ ऐसे रेशनलाइज कुछ पॉइंट को देती है, मतलब लॉजिकल वहाँ पे हमको ये रीजन देती है, जिससे कि हम लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के उनको ईजिली हम डाइजेस्ट कर पा रहे थे। मतलब कि जो लॉजिक अभी बोहर देंगे हमको, वो हमको कई हद तक सेटिस्फाई कर देंगे, हाँ यार ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही सही बात है। ठीक है, ऐसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे आइए अब, तो जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में और स्पेक्ट्रम में उसकी बात होगी। अब आगे हम देखें तो बेसिकली जो बोहर का मॉडल है आपका फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, वो कुछ कुछ फॉलोइंग पोस्टुलेट पे बेस है। पोस्टुलेट मतलब होता है कुछ कुछ ऐसी आपको धारणाएं माननी पड़ेंगी दिमाग में, जिस पे कि वो बेस होगा। यदि आप वो नहीं मानेंगे तो आपको फिर ये मॉडल समझ नहीं आएगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब वो क्या धारणाएं थी, क्या पोस्टुलेट्स थे, तो हमें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला था कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी आपके हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, सुनो ध्यान से, हार्ड जो इलेक्ट्रॉन है किसके, हाइड्रोजन एटम में, वो मूव कर सकते हैं किस अराउंड द न्यूक्लियस के। मतलब जैसा वो आपको रदरफोर्ड बोल रहा था ना भाई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट में, तो ऐसे यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि वो मूव करते हैं, लेकिन वो मूव किसके करते हैं, न्यूक्लियस के करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में, जो कि एक फिक्स्ड रेडियस का होता है। यहाँ पे इन्होंने एक जो नई टर्म को दे दिया कि वो एक फिक्स्ड रेडियस में रहेगा। अब रेडियस का क्या मतलब भैया, देखो कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका एक इस तरीके से पहला सेल हो गया। ठीक है, पहला सेल हो गया, इस तरीके से दूसरा सेल हो गया, ऐसे करके अब ये आपके क्या हो गए हैं, सेल हो रहे हैं। तो अब इनका क्या होगा, एक फिक्स्ड क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस आप सब जानते हो, एक सेंटर से लेके उसके सर्कमफेरेंस जो है उसकी बाउंड्री तक की दूरी, उसको हम रेडियस कहते हैं। आर जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको इस तरीके से। तो कह रहा है कि उसका एक फिक्स्ड रेडियस होगा। ठीक है, जैसा ये वाले का एक फिक्स्ड रेडियस है, फिर दूसरा कोई उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक कोई फिक्स्ड रेडियस होगा यहाँ पे दूसरे सेल के लिए, फिर तीसरे सेल के लिए, तो ऐसे करके रेडियस उनका फिक्स होगा। चलो इसको मिटाते नहीं क्योंकि अभी और यूज आएगा इसका, तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने हमको कहा था ना कि स्टेशनरी जो है, और मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जैसा हमको रदरफोर्ड ने बोला था। तो यहाँ पे
नई बात क्या निकली कि जो स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट में वो हमारा होगा। अब ये स्टेशनरी स्टेट या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस भी रेडियस पे वो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो उसकी स्टेशनरी स्टेट होगी, मतलब कि उसमें वो जाके अपना बैलेंस रहेगा, है ना। वहाँ पे वो ऐसा फील करेगा कि यार मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसा मान के चलो इस पहले सेल में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि मैं इसी में रहूँ, है ना, मैं इसमें ना जाऊँ। ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन तो वो चाहेंगे हम यहीं पे रहें, कहीं ना जाएं। तो इस तरीके से उनका एक स्टेशनरी स्टेट होगी, एक बैलेंस या फिर कह सकते हैं एक अलाउड एनर्जी स्टेट होगी। ठीक है, अब आगे लिखा है कि जो ऑर्बिट्स हैं आपकी वो इस तरीके से अरेंज होंगी कि क्या लिखा है यहाँ पे, कंसेंट्रिकली अराउंड होगी न्यूक्लियस के। अब कंसेंट्रिकली अराउंड होगी न्यूक्लियस के क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये इस तरीके से होगा कि एक ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, तो ऐसा करके वहाँ पे वो कंसंट्रेट करेगी वहाँ पे, मतलब पूरा एक तरीके से पूरा घेर के रखेगी उसको, पहली बात तो। और दूसरा ये है कि वो उसके चारों तरफ रहेगी, है ना, न्यूक्लियस के, और वो दूर दूर उससे रहेगी पर घेरे हुए रहेगी, ऐसा हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। फिर है दूसरा कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वो डज नॉट चेंज होगी टाइम के संग में। मतलब कि जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था ना कि भाई साहब जो इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वो लूज करते जाएगा, और ऐसा होगा कि 10 दी पावर कितना कहा था उन्होंने कि 10 दी पावर माइनस का 8 सेकंड के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका इस पे आकर गिर जाएगा। जो कि हम वहाँ पर रदरफोर्ड को पढ़ रहे थे तो उसका ड्रॉबैक था ये। तो वो कह रहे थे कि एनर्जी इसकी लूज होती रहेगी, ऐसा कहीं नहीं होता। वो कह रहे हैं ऑर्बिट में वो लूज नहीं होती बल्कि उसकी वो चेंज नहीं होती है ना समय के संग में। और हाउएवर जो इलेक्ट्रॉन होगा देखिए वो लिखा है यहाँ पे कि वो मूव करेगा लोअर स्टेशनरी स्टेट से हाइगर स्टेशनरी स्टेट पे जब भी कभी भी हमको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो वो वहाँ से करेगा, और जो वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी को एमिट करेगा जब वो मूव करेगा अपना हायर से लोअर पे। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको फिर से इसी का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जो हमारा इधर पे ये दिख रहा है, देखो क्या कह रहा है सिंपल भाषा में, दूसरे कलर से लेते हैं इसको, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अरे यार पूरा ही मिट गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, यदि इसने हाइगर स्टेट पे चला गया, ठीक है, मतलब कि दूसरे सेल पे ये चला गया, तो वहां पे क्या कब जाएगा ये, जब इसको हम एनर्जी देंगे। ठीक है, जब इसको एनर्जी हम देंगे तब जाके अपनी लोअर स्टेट पे, मतलब कि अभी ये अपना लोअर पे था, बढ़िया से रह रहा था, लेकिन इसको हाइगर स्टेट पे कब जाएगा, जब इसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होगी देने के लिए, तब आप उसको देंगे एनर्जी, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। जब वो यहाँ पे चला गया तो जब वो रिटर्न आएगा तो आपको वो क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी को, जो कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ जब लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था तब से। ठीक है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका एक हायर स्टेट पे जाता है और फिर जब लोअर पे आता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, जो कि हमने अभी बोहर की बातों से भी समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमको। ठीक है, क्वेश्चन 2.16 में क्या दिखाएं आपको, हम देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन 2.16 किधर है भाई, अब यहाँ आगे आएगी वो, तो उसमें आपका क्वेश्चन 2.16 में वो हमको समझाया गया है किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी किधर है, तो 2.15 है, ये रही ये वाली। ठीक है, कि जो एनर्जी है आपकी किससे, इनिशियल से फाइनल के बीच में जाने में क्या चेंज आ रहा है एनर्जी का, वो हम इससे निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन 2.16 है, इसको याद कर लेना। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसका यूज़ आएगा, हम समझ लेंगे जब आपका, लेकिन अभी जो हम हैं वहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हाँ। तो अब यहाँ पे इतना क्लियर हुआ आपको। तो जो एनर्जी का चेंज आ रहा है आपका, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस इन द कंटिन्यूस मैनर। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एनर्जी का चेंज आएगा वो ऐसे नहीं होगा कि कंटिन्यूस मैनर में होगा। अब ये कंटिन्यूस मैनर का क्या मतलब है कि एकदम से चेंज आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, चेंज फिर होते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। एकदम आपका सडन चेंज हो जाएगा फिर दूसरा चेंज हो जाएगा, ऐसे करके। मतलब वो आपका हाई लोअर से हाइगर गया तो एक बार में हो गया, फिर दूसरे में वो नीचे से आया तो वो एक बार में हो गया। मतलब ऐसा नहीं वो कंटिन्यूस होते जा रहा है, वो ये फिर एनर्जी बढ़ी फिर घटी, ऐसे करके, है ना। तो ये आपका कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगा, ये बात हमको समझाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक फंडा और समझ लो, फिजिक्स का फंडा है आपका एंगुलर मोमेंटम। देखो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम बहुत सिंपल सा चीज़ होता है। मतलब ये होता है कि जब भी कभी भी हमारा क्या कोई मोशन एक सर्कल में हो रहा होता है ना, तो उसमें उसका एक एंगुलर मोमेंटम बनता है। ठीक है, मतलब मोमेंटम क्या होता है बेसिकली कि किसी भी मास का जो है कितनी वेलोसिटी के संग में चेंज आ रहा है। मतलब कि हमने कहा कोई मास हमारा है 10 किलो का और वो कितनी वेलोसिटी के संग मूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं उसका मोमेंटम हो रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि वो जो है बस क्या हो जाएगा, एक कोई मास हमारा सर्कल में मोशन करने लगे। ठीक है, तो वो सर्कल में जब मोशन करता है तब उसका क्या मोमेंटम होता है, उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।
तो जैसा कि लीनियर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मास और उसकी लीनियर वेलोसिटी का। तो अब यहाँ पे बस इतना हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम का हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा मूवमेंट किसका, एक इनर्शिया। अब इनर्शिया भी आप हम समझेंगे जिसको हम आई डिनोट करेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी आपका ये हो जाएगा क्या, इस तरीके से इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये इनर्शिया कंसेप्ट क्या है, तो इनर्शिया बेसिकली मास ही है, बस हम जब सर्कुलर में बात करते हैं ना तो वहाँ पे इनर्शिया यूज आता है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से मास ही है, बट यहाँ पे ऐसा हो जाता है ये। और उसकी वैल्यू कैसी निकलती है इनर्शिया की, तो आप जो है मास किसी का भी और कितने वो रेडियस के स्क्वायर में कर रहा है, मतलब कि वो मूवमेंट कितना कर रहा है, तो उससे आपकी इनर्शिया की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले तो आप समझो कि इसका हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में और अच्छे से हम समझेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से लिखा जाता है, इनर्शिया इनटू में आपका ये जो है प्रोडक्ट किसका, इधर कहाँ लिखा है आपका ये एंगुलर वेलोसिटी का, इसका सिंबल ये वाला है। तो जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे जो मास हम लेंगे, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, तो हम उसको एम ई से लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आप ले लोगे, आर का स्क्वायर आप कर दोगे, कितने रेडियस में है वो, ठीक है। मान चलो ऐसे करके एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रेडियस आप निकाल ही लोगे, रेडियस की वैल्यू, और इसका मास ऑफ आपको पता ही चल जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएगी, इतने से निकल जाएगा। और एंगुलर जो आपके वेलोसिटी है वो कैसे निकलती है, तो वेलोसिटी ओवर आपका रेडियस करके, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, मतलब वेलोसिटी कितना रेडियस में हो रही है, ठीक है, कि पर यूनिट रेडियस में कितनी वेलोसिटी हो रही है, उससे आपका क्या है एंगुलर वेलोसिटी निकल जाता है। तो वो आप यहाँ पर लग के निकाल सकते हो, वेलोसिटी रख देना, रेडियस की वैल्यू रख देना। तो अब मैं सिंपल भाषा में इसको करूँ ड्राफ्ट, तो कैसे होगा देखो, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको इसकी डेरिवेशन करके समझाता हूँ। तो हमने क्या कहा है अभी आपसे, एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा आपका, आई इंटू में ये ओमेगा का सिंबल है आपका ये, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से आई की वैल्यू हम रख देंगे, एम ही है, और मल्टीप्लाई किसका हो रहा, आर का स्क्वायर का हो रहा, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा और छोटा छोटा लेना पड़ेगा। तो एम ई आर का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसका आपका एंगुलर किसकी मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, तो वी ओवर आर करके। तो एक आर से एक आर गया, तो क्या बचा हमारे पास में, एम ई आर वी करके। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आराम से किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अभी एंगुलर मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं उसका नीड पड़ेगी अभी आएंगे हम जब देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन का जो है हम चीज़ें करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, एक सर्कुलर मोशन में तो घूम रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा इसकी नीड पड़ेगी अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पोस्टुलेट क्या था उनका, वो ये था कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आपकी जो एब्जॉर्व होगी उसके इलेक्ट्रॉन में, या फिर वो इमिट करेगा, तो जब उसमें जो ट्रांजिशन अकर होगा बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट में, जो कि डिफर करेगा एनर्जी में, उसको हम एनर्जी डेल्टा करके ई करके लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, फिर से वो डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये सिंपल ये कह रहा भैया कि जब वो एनर्जी को ले रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वो एक फाइनल एनर्जी वो ले रहा होगा, जिसको हम ई मतलब वो इनिशियल एनर्जी को ले रहा होगा। तो वो जो एनर्जी ले रहा होगा हम उसको एनर्जी को देख लेंगे, और कितनी एनर्जी उसने हमको दी है, तो वो एनर्जी हमारी फाइनल एनर्जी आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, मतलब हमने कितनी एनर्जी दी उसको, है ना, वो इनिशियल हो जाएगी, और कितनी एनर्जी उसने हमको वापस करी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी हो जाएगी। तो वो आपकी कब आएगी, जब आपका वो रिटर्न करेगा। तो यही हमारा पोस्टुलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा लिखना है यहाँ पे देखो। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करा इस तरीके से। अब ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करी होगी, चीज़ें करी होगी, उससे निकाला है इन्होंने। तो इन्होंने कहा यहाँ पे एन इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई ओवर आपका एच। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और डेल्टा ई क्या है आपका जो आपकी एनर्जी पहले जो हमारी हमने दी है वो, और दूसरी उसने हमको दी है वो। तो यहाँ से उसका माइनस हमको निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन यहाँ से बन के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो E1 और E2 है वो एनर्जीज हैं लोअर से हाइगर में जाने पे, है ना, जो कि रिस्पेक्टेबिलिटी आपकी वो ये है कि मतलब जब वो लोअर पहले लोअर था तो वो हाइगर पे कितने पे गया, और जब हाइगर पे था तो वो लोअर पे कैसे आया, तो वो एनर्जी है ये। और ये एक्सप्रेशन हमारी बोहर फ्रिक्वेंसी रूल से डिनोट होती है आपकी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फिर से आपको समझना है क्या आपको। चलो मैं आपको एक बार और इसको अच्छे से समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ और समझाते हैं हम आपको। जो एन है यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद बुक में लिखा है या फिर कुछ और वजह है, लेकिन यहाँ पे ये वी होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जब प्लैंक्स का जो कांस्टेंट वो रूल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लैंक ने ये कहा था कि जो एनर्जी होती बेसिकली वो आपकी क्या होती है,
एच जो प्लैंक आपका और न्यू, ठीक है, न्यू यहाँ पे ये कौन है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से भाई साहब ऐसा होगा कि यहाँ पे ये आपका न्यू होना चाहिए, ना कि ये एन होना चाहिए। अब देख लेना, वैसे तो मेरे ख्याल से ये न्यू है, और या फिर जो एन से वो यही डिनोट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही, कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही हैं, तो मे भी वो हो सकता है ना। तो उससे ये आया, ठीक है। तो ये उससे आके सिंपल इन्होंने, बोहर ने कुछ नहीं करा, बस वहाँ पे डेल्टा जो ई की जो वैल्यू है वहाँ पे ये वाली रख दी कि ई टू माइनस का ई वन करके, बस इतना सा करा है और कुछ नहीं है। अब आगे देखो, अब एक चीज़ और समझो। अभी हमने आपको एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट समझाया था। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, अब आपका किसी, हमको एक इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो आपका क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज्ड से मतलब क्या है आपका, कि मतलब वो ऐसा नहीं हुआ कि एंगुलर मोमेंटम 1.2 कर रहा होगा या 3.5 कर रहा होगा, मतलब वो एंगुलर मोमेंटम 1 2 3 4 ऐसे करके करेगा, उसको कह रहे हैं हम क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो इन्हें गिवन स्टेशनरी स्टेट पे है, मान चलो वो किसी भी स्टेशनरी स्टेट से, और ये स्टेशनरी स्टेट में जो बार बार बोल रहा हूँ ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि उनका एक जो हमारा एटम है उसके अंदर जो सेल है ना, तो उसके सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेशनरी स्टेट की, पहले सेल पे है दूसरे सेल पे, ठीक है। तो उसको इन्होंने इस तरीके से एक इक्वेशन बना के हमको बताया। कैसे समझाया, ये देखो, ये वाली इक्वेशन कैसे निकाली इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली, वो हमने कैसे निकाला है। तो वो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो देखा एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा था यहाँ पे, तो इन्होंने बस उसको एन की टर्म में बना दिया इसको। अभी एक्सप्रेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ, पहले हम उसका डेरिवेशन सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है इसका डेरिवेशन करना अभी। तो इसको जो है हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जब आपको मैं ब्रोगली का जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना, अभी ब्रोगली का भी कंसेप्ट आएगा, ब्रोगली को ब्रोगी वगैरह पढ़ा जाता है, तो हम जब उनका कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी और आपको क्लियर होगा, है ना। बेसिकली ऐसे आया, ये वाली जो वैल्यू है वो उसके कैसे हमने इक्वल रख दी, तो वो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बेसिकली इन्होंने ये करा कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ऐसे माना, भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, एक सर्कुलर ही पाथ में घूमता है। तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसकी जो सर्कुलर पाथ का हम सर्कमफेरेंस तो बता सकते हैं, वो क्या होता है, 2πr ही होता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो 2πr है उसको इन्होंने ऐसे कुछ रिलेट कर दिया कि इन्होंने कहा जो 2πr है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ जो सेल जिस पे भी बात हो रही है मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको दिया। सबसे पहले जब इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, तो यहाँ से फिर उन्होंने इसको रिलेट करके क्या कर दिया, फिर हमको ये भी पता है कि जो बेसिकली लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है एच ओवर का एम वी करके, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये न्यू है, वी नहीं है ना। तो इससे इन्होंने रिलेट कर दिया। तो यहाँ से आपका ये वाला जो चीज़ थी कौन सी, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कौन सी, ये एच है ना, एन मत समझना इसको, ये वाला तो एन है, ये वाला जो है एन है, लेकिन ये एच है। तो अब हमारा क्या होगा आगे देखो जरा, मैं समझाता हूँ। तो ये 2πr इस तरीके से ही रहा है आपका, ये एन डॉट ये लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह हमने जो एच मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट, और जो एम जो न्यू है वो इस तरीके से रख दिया। ये वाला कहाँ से आया, जब हमने प्लैंक कांस्टेंट को पढ़ा था ना, तभी ये मैंने आपको बताया था, वहाँ से आया। तो अब यहाँ से क्या करिए आप सिंपली, कि ये जो एम है, ये चीज़ें हैं वो आप ले जाइए इधर पे, और हमारा जो 2πr है उसको ले आइए नीचे। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको ईजिली, देखो तो कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो ऐसा कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इधर भेज रहे हैं। तो यहाँ से हमने भेजा, तो एम ये म्यू, न्यू पढ़ते हैं इसको यार, बार बार म्यू बोल देता हूँ, न्यू है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन, आर, ये बराबर है किसके, एन डॉट एच ओवर का, ये क्या था, 2π। अब समझिए कहाँ से आई है रिलेशन, ठीक है। अब एन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल होगा, पहला सेल दूसरा सेल जो भी है। अब ये एम बी आर क्या था, अभी आपने जस्ट पढ़ा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। तो इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, बिल्कुल। तो बेसिकली ये क्या बन गया कि एन डॉट प्लैंक कांस्टेंट 2πr। बस यहाँ पे आपको करना है, आपको देखो एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, बस आप जैसे ही आप एन नंबर की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मिलते जाएगा, समझे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। अब देखो इन्होंने अब ये क्यों कहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, उसका भी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे उस तरीके से एंगुलर मोमेंटम आपका आएगा। मतलब आप एन की वैल्यू 1.2 नहीं रख सकते हो, आप 1.3 नहीं रख सकते हो, इसलिए इन्होंने इसको क्वांटाइज्ड कहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो लाइक आपकी मैं चाहूँगा बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको ये क्वेश्चन कैसे मैंने ड्राइव करी है, आ गया समझ। अब आगे देखो, अब यहाँ पे जो मास की वैल्यू है वो आप एम ही रखोगे, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो रख दोगे। न्यू यहाँ पे आपकी वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, उस भी जो वो कर रहा होगा वेलोसिटी। और आर यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, उस ऑर्बिट में क्या हो रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन का जो कि मूव कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो मूव करेगा ओनली दोस ऑर्बिट में जो कि फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है h/2πr। अब ये क्या चीज़ है, ये आपकी मतलब 2π क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको अभी जस्ट बात बोली ना कि जो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव कर रहा होगा उन ऑर्बिट में तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। मतलब कि वहाँ पे n की वैल्यू आप जो डालोगे उससे आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। इतनी सिंपल ये बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक। इसको हाईलाइट करा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपकी इतनी सी बात हुई है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो n का मल्टीपल है और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको इंटीग्रल मल्टीपल कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि एंगुलर मोमेंटम हमारा एक क्वांटाइज्ड है, मतलब कि वो आपका एक पर्टिकुलर उसमें आएगा 1 2 3 ऐसे करके, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी आ जाएगा वो। फिर आगे देखो, अब यहाँ से जो रेडिएशन की बात हो रही है, यहाँ पे जो रेडिएशन आपकी इमिट होगी या फिर ऑब्जर्व होगी ओनली व्हेन जो ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो टेक प्लेस होगा वन क्वांटाइज्ड वैल्यू से ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अनादर। समझे कि नहीं समझे बात को, मतलब कि एक आपके एंगुलर मोमेंटम से पर वो दूसरे एंगुलर मोमेंटम में जाएगा। कैसा, मैं आपको समझाता हूँ कि पहले उसका मान चलो एंगुलर मोमेंटम इस वाले सेल पे कुछ और था, ठीक है, तो जैसे ही वो दूसरे सेल पे पहुंचेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यही तो वो कह रहा है, देखो कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है फिर ऑब्जर्व हो रही तो जब होगी जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का कहाँ से, एक क्वांटाइज्ड वैल्यू जो कि है एंगुलर मोमेंटम की वो दूसरे से, मतलब कि एन की वैल्यू आपकी जब आप 2 रख दोगे तो कुछ और एंगुलर मोमेंटम आएगा। और वो कब आएगा, जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। समझ गए, इतनी सी बात है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल ने हमको समझाया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना, देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हेयर, दैट इज व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड। मतलब कि जो मैक्सवेल की हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी अब। और यहाँ पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जो कि वहाँ पे ही वो क्या कर पा रहे हैं, अपना मूव कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आगे देखो अब, तो जो डिटेल्स हैं आपकी रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट यूज्ड बाय द बोहर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेस। देखो ये आपको यहीं पे बोल दिया गया, यहाँ तक कि ये भी जो मैंने आपको डेरिवेट करके बताया ना ये वाला, ये भी आपकी बुक में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको उसकी नीड ही नहीं है, ना तो आपको एग्जाम में पूछने वाला डेरिवेशन ना कुछ, बस आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आप पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अब आपका कि कैसे जो ट्रांजिशन एनर्जी का इन्होंने कंसेप्ट लाया या फिर जो फॉर्मूला बनाया इन्होंने, तो वो भी आपको क्या है यहाँ पे नहीं बताया गया उसकी डेरिवेशन। तो अब जब भी मैं आपको यहाँ पे वो सीधे सीधे फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो बस उन फॉर्मूला को दिमाग में रखते जाना, क्योंकि उसको हम हायर क्लासेस में, मतलब कि जब आप बीएससी कर रहे होगे या फिर ऑनर्स कर रहे होगे फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में, तब जाके ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, तब यूज़ आएंगी, ठीक है। अभी के लिए हमको कोई इनका यूज़ नहीं है, इनको डेरिवेशन में समझना। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, और बोहर की जो थ्योरी है हाइड्रोजन एटम की उसको थोड़ा बहुत तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने कहा कि जो स्टेशनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की वो इंटीग्रल मल्टीपल है आपका, मतलब 1 है 2 है 3 इस तरीके से, मतलब कि या तो वो एक में रहेगा पहले सेल में दूसरे सेल में, इस तरीके से। तो जो इंटीग्रल नंबर्स आ रहे हैं आपके, जो हमने 2.6.2 में आपके, इनको ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, समझे। मतलब जो एन की वैल्यू है वही आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अब आपसे कोई कहेगा एन क्या है, तो एन आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ से ये बात याद रख लो। दूसरी चीज़, जो रेडियाई आपका है, अब रेडियाई हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेडियस हैं, एक तो है नहीं है, अलग अलग सेल का अलग अलग रेडियस है। तो इसलिए जो रेडियाई है आपका स्टेशनरी स्टेट्स का, आपका वो एक्सप्रेस्ड होगा इस तरीके से। कैसे कि आर की जो वैल्यू है वो एन का स्क्वायर, और ए यहाँ पे क्या है आपका, तो ए यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे एक वैल्यू है जो कि हमारा कॉन्स्टेंट है, जो कि ये कितना 52.9 पीएम करके। अब ये पीएम घड़ी वाला पीएम नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये पी को मीटर है, ठीक है, ये आपका मीटर से डिनोट है। तो ये एक यहाँ इस तरह से एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप ये वाली पुट कर देना यहाँ पे उठा के, और एन की वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी। रेडियस जो भी आप उसका निकाल रहे हो तो वो आपको वहाँ पे रेडियस दे देगा। मान चलो हमको पहला रेडियस निकालना है, ठीक है, तो हमें पहला रेडियस यदि निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ पे क्या करना, आर की वैल्यू 1 रख देना, वो मैं आर की वैल्यू बोल रहा हूँ, एन की वैल्यू 1 रख देना, तो आपको पहले सेल का जो है रेडियस निकल जाएगा। आर की वैल्यू 2 रख दो, अरे यार मैं आर की वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मतलब एन की वैल्यू 2 रख दोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको 2 रखनी पड़ेगी। ए यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडियाई जो है या रेडियस जो है आपको मिलते जाएंगे अलग अलग हमारे ऑर्बिट के, है ना। तो जैसे कि हम बात करें जो रेडियस है फर्स्ट स्टेशनरी जो स्टेट का, उसी को हमने बोहर का
ऑर्बिट कहा, और जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 5 जो है 2.9 pm करके, ठीक है। मतलब ये है कि जब हमने क्या करा यहाँ पे सिंपली आर की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी हम 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू को 1 रख दिया हमने, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू आएगी आर इक्वल टू, मतलब आर जो फर्स्ट सेल का, मतलब जो फर्स्ट सेल है उसका रेडियस जो आएगा वो इतना आएगा, है ना, जो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू लिखी गई है। तो इसी को बोहर का ऑर्बिट का हम बोलते हैं, कि इसको बोहर की ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब जो फर्स्ट सेल होती है किसी भी एक उसकी, उसको बोहर की ऑर्बिट कहा जाता है। उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है, कितनी, 5.9 pm करके, है ना, पिकोमीटर। अब आगे आओ, तो अब बोल रहा है जो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके इन द हाइड्रोजन एटम में, वो फाउंड होते हैं इन दिस ऑर्बिट में। मतलब जो हाइड्रोजन एटम में आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके फाउंड होते हैं जनरली कहाँ पे, इसी में, जिसमें एन की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। तो एज जैसे जैसे एन इंक्रीज होता है, मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होती जाती है, तो वहीं पे जो वैल्यू होती है आर की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे सेल आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब पहले सेल में था तो न्यूक्लियस के पास में था, जैसे ही वो दूसरे सेल में पहुंचा न्यूक्लियस से दूर हो गया, फिर तीसरे सेल में पहुंचा, फिर और न्यूक्लियस से दूर हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे क्या हो रहा है, आपका एन की वैल्यू बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस से उसकी दूरी भी बढ़ते जा रही है इलेक्ट्रॉन की। इसका ये मतलब है। आगे समझें क्या लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आपकी जो कि एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के संग में, वो ये है कि जो एनर्जी होती है इसकी स्टेशनरी स्टेट पे वो गिवन होती है इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन से। अब आप मत पूछना भैया कि एक्सप्रेशन ये कहाँ से आया, ठीक है, ये हम यहाँ पे हम ड्राइव आपको करना नहीं बताएंगे यहाँ पे, ये इन्होंने कैसे क्या लाना है वो यही जाने, ठीक है, और वो हम जानेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे निकलेगी, मान चलो हम फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल रहे हैं ना, E1 की निकाल रहे हैं कि भाई फर्स्ट सेल में क्या एनर्जी होगी। तो फर्स्ट सेल में किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेल में मान चलो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या एनर्जी होगी। तो आप वहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाल दो। यहाँ पे ये रेडबर्ग कांस्टेंट है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है वो कितना होता है ना, वो आपको हमने बताया भी था, ठीक है। तो वो रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे डाल दोगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.18 आपकी इंटू 10⁻⁻ का इतना 18 जूल करके। और वहाँ पे आपने एक और रेडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा था, उसकी वैल्यू तो अलग थी यार, है ना, जैसे आपके क्वेश्चन आएगा दिमाग में। यहाँ पे हमने और एक रेडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा था, ये देखो, ठीक है। तो जो वैल्यू थी आपकी उसको भी इन्होंने रेडबर्ग कांस्टेंट कहा था, ये देखो। तो यही जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसी को कुछ इन्होंने मॉडिफाई वगैरह करके इधर पे, ठीक है, वो डाला यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी डाली है, तो उसकी वैल्यू डाली इन्होंने इतनी, कितनी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल करके, जो कि यहाँ पे आप ये आर एच की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एन की वैल्यू आप डाल दोगे, जो भी सेल में वो है, तो आप 1 डाल दोगे, 2 डाल दोगे, इस तरीके से। तो वो आपको एनर्जी मिल जाएगी हर एक इलेक्ट्रॉन की उसके सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आता है। फिर देखो, तो यहाँ से अब बात करें कि जो एनर्जी है किसी भी लोएस्ट स्टेट की, मतलब जब वो ग्राउंड स्टेट पे, मतलब पहले सेल पे है इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकलेगी, सिंपल आप रेडबर्ग कांस्टेंट डालो, एन की वैल्यू डालो, तो उतनी ही आएगी, ठीक है, कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट था ना अपना उतना ही, कितना, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल करके। तो जो एनर्जी है कि स्टेशनरी स्टेट पे जब हम देखें कि एन की वैल्यू 2 डाल दें, तो 2 डाल दोगे तो भाई सिंपल है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो वहाँ से वही मैथमेटिकल है, कटेगा पिटेगा, और वहाँ की आपको बचेगा कितना, इतना। तो ये आपकी है कब, जब वो इलेक्ट्रॉन आपका दूसरी स्टेट पे पहुँच जाएगा, तो इतनी एनर्जी आपको वो लेगा या फिर देगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई ये बात। 1 सेकंड मुझे दे दो बस, इसको ज़रा चार्ज में लगा दूँ। देखिए मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे मॉडिफाई करके रेडबर्ग कांस्टेंट निकाला है इन्होंने, उस वाले से। वो कैसे निकाला मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली देखो एनसीईआरटी वाले एक नंबर के मतलब होते हैं, क्या ही कहूँ मैं इनको, है ना, पूरा लिखते हैं तो बातों को ढंग से नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे जो ये आर एच लिखा है ना, बेसिकली वो आर एच इतना है कि रेडबर्ग कांस्टेंट तो है ही है, बट डॉट में जो आपका प्लैंक कांस्टेंट और आपका जो लाइट ऑफ स्पीड है उसका भी मल्टीप्लाई है, तो जाके ये वैल्यू आई है, ठीक है। हमको ये डाउट हो जाता है कि सर हमने रेडबर्ग कांस्टेंट में वो जो वैल्यू पढ़ी थी उसमें तो वो कुछ और थी, है ना, 109 ऐसा कुछ थी, है ना, 677 सेंटीमीटर कुछ इनवर्स थी, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो इसलिए आई है कि यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट और साथ में लाइट ऑफ स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है जो कि हम एनर्जी के निकाल रहे हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से लिखाएगा, कैसा कि आर एच डॉट एच सी, जिसकी वैल्यू इतनी है, कितनी, माइनस की 20, है ना, 18 10⁻⁻18 करके, ठीक है, ये माइनस में है, ये है वो, ठीक है। अब समझे, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट हो तो आप जो रेडबर्ग कांस्टेंट है
या फिर जो ये इसकी वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू रखो और उससे डिवाइड कर दो, तो आपको वो जो पहली वाली वैल्यू वही मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया है ना। आगे बढ़े, आइए। तो ये नील बोर के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, कोई इतनी हमारे लिए वो काम की है नहीं है, इसको आप बिल्कुल ईजिली पढ़ सकते हो ना, बिल्कुल एक बायोग्राफी है यार, क्या इसमें कंसेप्ट तो कुछ है नहीं जो कि मैं आपको समझाऊंगा ना, पढ़ लेना। अब बात करते हैं फिगर 2.11 की हम। तो फिगर 2.11 कहाँ है भैया आपका? ये फिगर 2.11 कहाँ गया? एक तो यार ये एनसीईआरटी वाले ऐसे ही लिख देते हैं चीज़ें। ये रहा 2.11, हाँ यही था ना, ठीक है। तो 2.11 में आपका क्या था वहाँ पे कि क्या हो रहा था, एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की वहाँ पे हमको दिख रही थी। तो वहाँ पे ये जो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो वो आपका जो बालमर सीरीज और अलग अलग सीरीज हमने पढ़ी थी, तो वो आपका वो सीरीज हमको देगा। ठीक है, ये वाला जो फिगर 2.11 में आपको ये दिख रहा है ना कि भाई जब वो ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, वो अलग अलग एनर्जी हमको दे रहा है, तो वो कैसे क्या दे रहा है, तो उसका वो अब एक्चुअल आप जो है निकाल सकते हो ईजिली, आसानी से वो फॉर्मूले में रख के। वो कैसे निकाल सकते हो देखो ज़रा। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है अपने इन्फ्लुएंस से न्यूक्लियस के, तो जो एनर्जी होती है वो टेकन ऐसा जीरो, मतलब कि जब वो बिल्कुल ही फ्री हो गया, कैसा फ्री हो जाएगा, मतलब वो इतना इन्फिनाइट चला गया, इतना दूर चला गया, मतलब आप इन्फिनिटी डाल दो वहाँ पे एन की वैल्यू, कि वो इतना दूर चला गया कि वहाँ पे उसका कोई रिलेशन ही नहीं रहा न्यूक्लियस से। और जब वो फ्री होगा सीधी सी बात है बाहर आ जाएगा, वो उसके एटम में ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हमारा क्या, जीरो, हम उसकी एनर्जी लेंगे। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सिचुएशन में वो एसोसिएट है किसके संग में, स्टेशनरी स्टेट, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, मतलब एन। तो एन की वैल्यू आप इन्फिनाइट डाल दोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे वो जो है आपका, इसी को कहेंगे वो आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन एटम। अब ये बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी, मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, दूसरे कलर से हम लेते हैं, तो ये आपको पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, इस तरीके से मान लेते हैं। अब मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ था, पहले सेल में था, लेकिन इसको इतनी कुछ एनर्जी मिली भैया नंबर एक तरीके से, तो ये उड़ के चला गया कहीं ऐसे दुनिया में जहाँ पे कि एन की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इसका कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा फिर। तो उस दौरान में ये क्या हो जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा पार चला जाएगा, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, किसके पास में, हाइड्रोजन के पास में, और वहीं पे वो हो जाएगा आपका क्या, आयोनाइज्ड। ठीक है, ये आयंस वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे तो इसके पास में एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं आयोनाइज हो जाना। तो जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस के दौरान, है ना, और जो कि प्रेजेंट होता है अपनी ऑर्बिट एन में, तो जो एनर्जी इमिटेड होती है और एनर्जी जो कि आपकी एंड इट्स एनर्जी इज लोअर्ड, है ना, मतलब कि उस दौरान में वो जो एनर्जी रहेगी वो आपकी इमिट होती है और उसी दौरान में उसकी एनर्जी लोवर्ड भी रहती है जब वो उसका एन सेल पे रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है आपका, फॉर प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन में हमने लगाया हुआ है। आप देखते हैं ना कि भाई हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है, तो वो इसलिए लगाया है कि उसका मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी उसको इतनी देनी पड़ेगी तब जाके वो वहाँ से निकलेगा, है ना, उस पोजिशन पर जहाँ पर वो है ना, तो उस एनर्जी को तो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर आगे हम देखें तो जो डिपिक्ट इट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो, जो कि है एनर्जी की वैल्यू यदि हम रख दें फाइनाइट, तो वो हमको बता देता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से फाइनाइट से इतना मतलब होता है कि एनर्जी आपकी जीरो हो गई। अब आगे समझो। फिर अगला है आपका क्या कि बोहर की जो थ्योरी है कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कुछ ऐसे भी आपके एटम होंगे जिसका कि हम क्या करते हैं, उनके अंदर के मान चलो समझो मैंने कहा हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम में क्या आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसका इन्फिनिटी पे, एन दी पावर इन्फिनिटी पे, तो उस इन्फिनिटी पे चला गया तो उसके पास में क्या हो जाएगा आपका, आयंस अकेला बचेगा। ये तो बोल रहा है कि हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे पे जिसमें कि आपका क्या आयंस है, जिसमें कि कंटेन है सिर्फ ए इलेक्ट्रॉन, तो इसी ये हमारा क्या है हाइड्रोजन की तरह हो जाएगा। जैसा कि हीलियम देखो यहाँ पे लिखा भी है कि पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा उसके पास में और एक आयन है उसके पास में। ठीक है, आयन क्यों है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया है और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे आयन रहेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये हीलियम की बात करी मैंने। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बोहर की थ्योरी को अप्लाइड हम कर सकते हैं उनमें, जैसा हीलियम है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इनके जब होगा जब इनका इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है इनके अंदर है, बाकी सब आयन है। ठीक है, एंड ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हो।
तो जो एनर्जीज आपकी होंगी इनकी स्टेशनरी स्टेट पे, वो आपकी एसोसिएट हो जाएगी काइंड ऑफ आयंस में, जो कि हम कहते हैं उनका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज उनको कहेंगे, है ना। जो जो आपकी इस तरह से बन जाएंगी जो आयन बना के, तो उनको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हम बोलेंगे। तो उनका हम निकाल सकते हैं, जो कि एक एक्सप्रेशन इन्होंने फिर से एक बना दिया है ना। तो अब ये मत पूछना फिर से भैया सर ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ठीक है। ये सब आपके इन्हीं की माया है, वो कैसा हुआ वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो इन्होंने एनर्जी का और रेडियस का, मतलब जो रेडियाई है उस दोनों का एक कंसेप्ट बनाया है। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा वही है, बस यहाँ पे एक जेड आ गया, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू आप डालते जाओ। जैसा कि हमने एटॉमिक नंबर डाला किसका, हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो वो आप 2 डाल दो यहाँ पे, तो वो आपको वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। निकाल के हीलियम का निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ जो है आपका, तो वो एक ही डालना है यहाँ पे। फिर ऐसे ही फिर हम दूसरा क्या निकाल सकते हैं, मतलब वो एन की वैल्यू 1 2 3 जो भी डालना वो डालो, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर डालो, ठीक है। ऐसे आप रेडियाई भी निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आपका निकल के जाएगा। तो जेड यहाँ पे है क्या आपका, जेड एटॉमिक नंबर जिसकी वैल्यू आपकी है 2 3 4 हीलियम एंड लिथियम के लिए आप डाल सकते हो रिस्पेक्टिवली। और फ्रॉम अबव इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है एनर्जी की बिकम मोर नेगेटिव एंड दैट द रेडियस बिकम द स्मॉलर विद इंक्रीज ऑफ द जेड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इस इक्वेशन से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जेड जो होता है एटॉमिक नंबर सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसका उतना छोटा रेडियस हमको मिलेगा। मतलब कि हाइड्रोजन का जो हमको रेडियस है वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, लेकिन वहीं पे हीलियम का रेडियस थोड़ा सा हमको क्या मिलेगा उसकी तुलना में छोटा मिलेगा, है ना, पहले ग्राउंड वाले के लिए, पहले वाले सेल के लिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, तो यहाँ से इस रिलेशन से आप ये निकाल सकते हो। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जितना ज़्यादा आपका क्या होता है हैवियर एटम होते जाते हैं, जितना ज़्यादा हमारा एटॉमिक नंबर की संख्या बढ़ती जाती है उनका उतना रेडियस छोटा होता जाता है। और जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना पीरियोडिक टेबल वाला, जिसमें हम ट्रेंड वगैरह देखेंगे, तो उसमें ये बहुत यूज़ आएगा आपका, ठीक है, वो हम समझेंगे आगे। फिर देखो, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका विल बी टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस के, मतलब कि जैसा जैसा आप जो कि आपका क्या हो रहा है उनका रेडियस छोटा होता जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका टाइटली होगा उसके संग में। मतलब कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और हीलियम का जैसा रेडियस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर जैसे आपका लिथियम का भी रेडियस छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसकी वजह से वो कैसा होगा, एक टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से। ये लाइन यहाँ पे ये बोल रही है, ठीक है। आगे पढ़ें, अब क्या लिखा है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल है हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या वेलोसिटीज को, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कि मूव हो रहा है इन ऑर्बिटर में। तो वो हमको ऑलरेडी हमने आपको बताया था, एंगुलर मोमेंटम को लगा के निकाल सकते हैं। ऑल दो हम प्रिसाइज इक्वेशन जो कि हमारी यहाँ पे नहीं दी गई हैं कि जो हमको एकदम प्रिसाइजली सब कुछ बता दे, लेकिन क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी का जो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते पॉजिटिव चार्ज के, समझे कि नहीं समझे। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऑन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ उसका बात समझो भाई। देखो सीधी सी बात है, इसको आप लॉजिक लगाना कैसा मैं कह रहा हूँ। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी पहली सेल, ये दूसरी सेल मान के चलो। तो अब होगा क्या कि मान चलो एक हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो तब वो जो गति दिखा रहा था वो कैसी होगी, कम होगी। क्यों कम होगी भाई, आपका यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपका कैसा है, ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा घूमने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही फ्रीली हो जाएगा कहीं दूर जाकर, तो फिर इसका क्या हो जाएगा आपका आसानी से ये तेज घूम सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम जानेंगे क्या आपका है एक्सप्लेनेशन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की। तो अभी हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था ना, तो उसी को हम एक्सप्लेन करने की बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे होगा, और उसमें कुछ इक्वेशंस आपकी हम लेंगे और उससे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2.4.1 आपका हम देखेंगे टॉपिक, तो हम देखते हैं जरा।